आइए सीटेट स्पेशल में आपका स्वागत है। और सीटेट स्पेशल में हम आज आपको वस्तुनिष्ठ की तरह से नहीं बल्कि वन लाइनर की तरफ से समझाएंगे जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में ज़्यादा समय लगता है, आप सटीक नहीं जान पाते हैं। और वन लाइनर में आपको वही याद करना है जो आपको क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम वस्तुनिष्ठ भी आपका एक्सरसाइज करा देंगे, लेकिन आप आज वन लाइनर में देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए, भाषा शिक्षण का चल रहा था चैप्टर, उसमें से हम आपको बताते हैं। आइए, भाषा शिक्षण का चैप्टर था, उसमें हम आपको वन लाइनर से समझा रहे हैं बढ़िया से, और उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ भी आपको बताएंगे। वन लाइनर में आपका समय कम लगेगा और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण में ये भाषा सूत्र का दिया गया है। सूत्र में तो ये देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में। यही आपका पूछेगा कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है, तो एक राजभाषा है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा ये नहीं है। राष्ट्रभाषा आपको याद मत रखिएगा, राजभाषा में है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। आइए आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर। तो आइए दूसरे स्टेप में हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना की कुशलता का विकास करना। भाषा से क्या है, एक दूसरे का विकास होता है। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का क्या महत्व है, तो विभिन्न स्थितियों में, यही वाला, विभिन्न परिस्थितियों में या स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना ही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का सीखने सिखाने का उद्देश्य है। यही पूछेगा क्या उद्देश्य है, तो आपका उद्देश्य यह है कि स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। आइए सीटेट स्पेशल में आपको दिखाते हैं कि कक्षा 8 में एक बच्ची या लड़का को लड़का मतलब लड़का को लड़का बोलती है, तो इसका संभावित कारण क्या है, तो इसका संभावित कारण है उसकी मातृभाषा का प्रयोग होना। तो आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि कक्षा 8 में या कक्षा 2 में 4 में कोई भी हो, ये पूछेगा कि कोई लड़की या लड़का ये बोलता है, लड़का को लड़का बोलता है, मतलब वो तुलतुलाता है, लड़का को लड़का बोलता है, तो इसका संभावित कारण क्या है, तो कहेंगे अब उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, यानी उसके मदर लैंग्वेज का प्रभाव है। इसका आंसर ही होगा उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो आप एक लाइन में जान लीजिए, कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, तो इसका संभावित कारण है कि यह उसके मातृभाषा का प्रभाव है। तो आइए आगे देखते हैं। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। क्या यह विचार संबंधित है किसका, स्किनर का। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह विचार स्किनर का है। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, किसके विचार से संबंधित है, तो बताएंगे आप स्किनर के विचार से संबंधित है। ठीक, यही आपका हो जाएगा। अगर ऑप्शन में करके पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट पूछता है तो भी आपको याद रहना चाहिए। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार संबंधित है स्किनर का। आइए आगे देखते हैं। आइए सीटेट स्पेशल में आपको दिखाते हैं, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। किसने कहा है, पियाजे द्वारा। किसने कहा है, पियाजे द्वारा। आपको अहम केंद्रित परम अहम केंद्रित देता है ना, तो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना यहाँ दे दिया। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो पियाजे के अनुसार। पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत दिया था, यही इनका है कि अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना जो है कि पियाजे द्वारा जुड़ी हुई है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए तो आइए देखते हैं, भाषा सीखना और जो है कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना क्या है, दो भिन्न संकल्पना है। दो भाषा, जब भाषा सीखना और सिखाना आएगा तो दो भाषाओं को सीखना और सिखाना ही उसकी दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। यह भाषा का आदान प्रदान करना ही
संप्रेषण करना ही उसकी दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, ये भी हो सकता है। तो ये देख लीजिए, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सिखाना दो विभिन्न संकल्पनाएं हैं, भिन्न संकल्पनाएं हैं। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो आइए, सीटेट स्पेशल में बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसने कहा है? कैसा कथन है? आंशिक रूप से सत्य है, मतलब थोड़ा ही रूप में सत्य है, ज़्यादा नहीं। भाषा सीखने में बच्चे तो ऑलरेडी सीखे रहते हैं, मतलब उनके अंदर ऑलरेडी जो, तो अनुकरण के द्वारा ही आंशिक रूप से सीखना ही सत्य है। थोड़ा बहुत बच्चे तो आंशिक रूप से दूसरे का देख करके सीख लेते हैं, नहीं तो अपने आप तो अनुकरण करके ही सीखते रहते हैं वो। तो इसी कारण बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन क्या है? आंशिक रूप से ही सत्य है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए, सीटेट स्पेशल में देखते हैं हम, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। इसमें भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, मतलब भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न कक्षाओं में भी संभव हो सकता है, मतलब अनेक से अनेक कक्षाओं में भी सीखने सिखाने का जो है प्रक्रिया संभव हो सकता है, यानी विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो आइए दूसरा देखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या होते हैं? अपनी भाषा से समझने समझाने की कुशलता में से लैस होते हैं। चोमस्की ने कहा है, ठीक है। विद्यालय आने से पूर्व, इतना ही देगा आपको, तो क्या होते हैं? अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं भाषा शिक्षण में सहायक क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, एक कार्य है भाषा शिक्षण में सहायक है। आइए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षण में सहायक है क्या? निदानात्मक और उपचारात्मक, यही सहायक है। आगे देखते हैं। तो आइए, सीटेट स्पेशल में शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या हो सकते हैं? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री में जो दिखाई देता है, श्रव्य सामग्री में जो सुनाई देता है, दृश्य सामग्री में जो दिखाई देता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य संबंध दिखाई और सुनाई दोनों देता है, ये आपका शिक्षण सूत्र में है। और आइए बताते हैं। तो देखते हैं, भाषा शिक्षण में शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच में उपयुक्त क्या सिखाना चाहिए? सहमत, इसमें सहमत की व्यवस्था की गई, इसमें सहमत से सहयोग हो करके आप भाषा शिक्षण में विकास कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं। ये ऐसे साधन हैं जिसे बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है साथ साथ में, ठीक है। ये ऐसे साधन हैं जो दोनों बच्चों को, मतलब इंद्रियों को साथ साथ में प्रयोग होता है। किसमें? दृश्य और श्रव्य में। मान लीजिए टेलीविज़न, कौन सा साधन है? टेलीविज़न। मान लीजिए इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों दिखाई देता है, इंद्रियों का प्रयोग होता है, तो क्या है? टेलीविज़न। अब दूसरा देख लीजिए। आइए, ये ऐसे साधन हैं जिनके बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है, ठीक है, यानी दृश्य श्रव्य दोनों का ही जिक्र किया गया है, दोनों एक साथ होते हैं। आइए देखते हैं अगला। आइए देखते हैं, भाषा की विधियाँ गद्य और पद्य में दोनों में होता है। आगे आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, प्राथमिक शिक्षण विधियाँ प्राथमिक स्तर पर होता है गीत विधि। इसमें जो है कि अध्यापक गीतों के माध्यम से शिक्षण देते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को गीतों के माध्यम से उनको शिक्षण दिया जाता है। और दूसरा है आपका अभिनय विधि। तो इसमें अभिनय विधि होता है, जैसे इसमें गीत होते हैं और गीत प्रधान होने के साथ साथ अभिनय यानी डांस भी करके आप वो उसको पढ़ाते हैं, अभिनय विधि में आता है, ठीक है। और तीसरा हमारा देख लीजिए अर्थबोध विधि। क्या है? ये प्राथमिक स्तर पर आपका गीत विधि का सहारा लेकर के पढ़ाया जाता है, अभिनय विधि का भी सहारा लेकर के पढ़ाया जाता है, और अर्थबोध विधि का भी सहारा लेकर के शब्दार्थ का, जैसे शब्द का अर्थ बना बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है,
अर्थ को बता करके ही पढ़ाया जाता है। तो प्राथमिक स्तर पर इतनी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं स्तर पर। अब आइए देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है। तो आइए देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे शिक्षण विधियाँ दी जाती है, उसके विषय में बताते हैं हम आपको। पहला होता है आपका व्याख्यान विधि। पहला होता है व्याख्यान विधि। इसमें शब्दार्थ को विधि का विकसित रूप से माध्यमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। व्याख्यान किसी चैप्टर पर हम उसको व्याख्या करके बताते हैं। व्याख्यान विधि वो कहलाता है जो विस्तार से उसको, जैसे रस, छंद, अलंकार इत्यादि की भावनाओं को देखते हुए निहितार्थ करते हुए कविता इत्यादि के माध्यम से हम शिक्षण विधियों को कलात्मक और भावात्मक पक्ष दोनों में समझा सके, वही है व्याख्यान विधि। ठीक है, ये व्याख्यान विधि को हम ऐसे देखते हैं जिसमें सभी परिपूर्ण लय से रूप में, मतलब भाव, छंद, अलंकार या उसकी भावनाएं इत्यादि को देख करके उसकी व्याख्या कर करके विधि का प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान विधि कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा होता है खंडान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि भी इसको कहते हैं। इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों माध्यम से पढ़ाया जाता है और विचारों को पृथक रूप से व्यक्त किया जाता है, समझाया जाता है। कठिन से कठिन को आसान से आसान तरीके में समझा दिया जाता है, यही आपका खंडानवन विधि कहलाता है। एक किसी चैप्टर को लेकर के उसके टुकड़ों को समझा करके बताया जाता है। ठीक है, वही खंडान विधि कहलाता है, प्रश्नोत्तर विधि कहलाता है। और आप आगे देखते हैं। आइए देखते हैं जो हमेशा कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट, यूपी टेट इत्यादि सभी टेटों में पूछे जाते हैं। आइए उस हम व्याकरण विधि शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम देखते हैं क्या कहते हैं उसको। आइए देखते हैं व्याकरण शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण की विधियाँ इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला है निगमन विधि। पहला हमारा क्या है इसमें, निगमन विधि। तो आइए देखते हैं निगमन विधि या सूत्र विधि इसको कहते हैं। इससे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराया जाता है, ये हमारा निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, ये निगमन विधि हमेशा आपको पहले नियम बता दिया जाएगा, उसी अनुसार से आगे अभ्यास कराया जाएगा, ये है निगमन विधि। और दूसरा है आगमन विधि, इसका विपरीत होता है आगमन विधि। आइए देखते हैं। तो पहला हमारा निगमन विधि, इसमें नियम बताए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अभ्यास कराया जाता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, आगमन विधि। इसमें सूत्र निर्माण विधि भी इसी को भी कहते हैं। ये तो सूत्र विधि है लेकिन सूत्र निर्माण विधि है। पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद अभ्यास कराया जाता है। ये क्या हमारा आगमन विधि है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगमन निगमन विधि। इसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, यानी बच्चों को उदाहरण दे करके उसको समझाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसके नियम को भी बताया जाता है। ठीक है, उसको नियम को बता करके उसका उदाहरण प्रयोग किया जाता है, यानी आगमन निगमन दोनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्लस नियम, ठीक है, प्लस उदाहरण, ऐसे बताया जाता है इसमें। ठीक, इसमें दोनों चलता है, दोनों का नियम बता दिया जाता है। पहले आगमन विधि से, उदाहरण विधि से वो समझा बुझा करके उसके नियम बता करके, उसके बाद उदाहरण बता करके तब अभ्यास करा जाता है। तब अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, यही आगमन निगमन विधि है, बहुत रुचिकर पूर्ण विधि है। इसमें हमेशा जो भी अध्यापन का कार्य कराते हैं उसमें आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आइए भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण पहले बताया जाता है, वो सैद्धांतिक पर आधारित होता है, सिद्धांत पर और तर्क पर आधारित होता है। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण बताया जाता है, उसके बाद उसको सैद्धांतिक सिद्धांत के रूप में बताया जाता है, उसके बाद तर्क के आधारित करके उसको अभ्यास कराया जाता है।